India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते नजर हेडलाइंस पर। पुरानी बीमारी के आधार पर खारिज नहीं कर सकते बीमा क्लेम, बीमा कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। बीमा किया है तो देना होगा क्लेम। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मांगे जाने पर ग्राहक के पैसे वापस करने के लिए बाध्य है बैंक। ट्रस्टी के रूप में नहीं रख सकता पैसा। रेजिडेंट डॉक्टरों की पुलिस से झड़प मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कोर्ट से स्वतः संज्ञान और सरकार को निर्देश देने की मांग। अनुकंपा और नियमित नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों तरफ से कर्मचारी के अलग अलग वेतनमान नहीं हो सकते। India Legal presents Courts Roundup. सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि बीमाकर्ता प्रस्ताव फॉर्म में बीमारी का उल्लेख होने के बाद पॉलिसी जारी कर मौजूदा चिकित्सीय हालात को आधार बनाकर क्लेम देने से नहीं मुकर सकता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने एक निर्णय में कहा कि प्रस्तावक का कर्तव्य है कि वो बीमाकर्ता को अपनी जानकारी के मुताबिक सभी तथ्यों से अवगत करा पाए। बीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई बीमाकर्ता पॉलिसी जारी होने के बाद प्रस्ताव फॉर्म में बीमा धारक द्वारा बताई गई मौजूदा चिकित्सीय स्थिति का हवाला देकर किसी दावे को खारिज नहीं कर सकता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ ने ये भी कहा कि प्रस्तावक का कर्तव्य है कि वह बीमाकर्ता को दी जाने वाली जानकारी में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे। ये माना जाता है कि प्रस्तावक प्रस्तावित बीमा से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों को जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार बीमा करने के बाद बीमा कंपनी प्रस्तावक फॉर्म में उजागर की गई बीमित व्यक्ति की वर्तमान चिकित्सीय स्थिति का हवाला देकर क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि बीमा लेने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह अपनी जानकारी के मुताबिक सभी तथ्यों को बीमा कंपनी के समक्ष उजागर करे। ये माना जाता है कि बीमा लेने वाला व्यक्ति प्रस्तावित बीमे से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों को जानता है। हालांकि बीमा लेने वाला व्यक्ति वही चीजें उजागर कर सकता है जो उसे पता है। पीठ ने कहा कि एक बार जब बीमित व्यक्ति की चिकित्सीय स्थिति का आकलन करने के बाद पॉलिसी जारी कर दी जाती है तो बीमा कंपनी वर्तमान चिकित्सीय स्थिति का हवाला देते हुए क्लेम खारिज नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत में मनमोहन नंदा द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NDCRC के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें अमेरिका में हुए चिकित्सा खर्च के लिए दावा करने संबंधी उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। नंदा ने ओवरसीज मेडिक्लेम बिजनेस एंड हॉलिडे पॉलिसी ले रखी थी क्योंकि उनका इरादा अमेरिका की यात्रा करने का था। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई तथा हृदय वाहिकाओं में रुकावट को दूर करने के लिए 3 स्टेंट डाले गए, जिसके बाद अपीलकर्ता ने बीमाकर्ता से इलाज पर हुआ खर्च मांगा, जिसे बाद में ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता को हाइपरलिपिडीमिया और मधुमेह था, जिसका खुलासा बीमा पॉलिसी खरीदते समय नहीं किया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दावे को खारिज करना अवैध है और ये कानून के अनुसार नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर बीमा धारक अचानक बीमारी से ग्रस्त हो जाए, जिसे पॉलिसी के तहत स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा जा सकता, तो अपीलकर्ता को खर्च की क्षतिपूर्ति करने का बीमाकर्ता का कर्तव्य बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की पुलिस से झड़प का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। नीट पीजी कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की पुलिस से हुई झड़प को लेकर याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में मामले पर कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की हड़ताल के मामले पर सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में डॉक्टरों के साथ अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। इसके अलावा इस याचिका में नीट पीजी में आरक्षण मामले पर दाखिल याचिका पर तय तारीख से पहले सुनवाई करते हुए डे टू डे बेसिक पर सुनवाई किए जाने का आग्रह भी किया गया है। विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? याचिका दी गई है, क्या कुछ उसमें कहा गया है? दरअसल याचिका दाखिल की गई है जिसमें एक लेटर लिखा गया है सीजीआई को, जिसमें कहा गया है कि सीजीआई इस मामले पे सुओ मोटो ले, स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार चाहे हर एक स्टेट हो, इवन प्रधानमंत्री भी ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को लेकर जो तैयारियां की गई इसका जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो अगर हड़ताल पे रहते हैं तो ऐसे में स्थिति और बदतर हो सकती है। कारण ये है कि जब से ये पिछले 10 से 11 दिनों से ये मामला चल रहा है, अब पूरी तरीके से जो हॉस्पिटल हैं वो जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो नहीं है, जिससे जो स्वास्थ्य महकमा है उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इवन जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर हैं हड़ताल पर, जिससे मरीज भी बाहर पड़े हुए, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये याचिका है बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसमें ये भी कहा गया है कि क्योंकि ये मामला बेसिक उठता है जब नीट पीजी में काउंसलिंग की बात आती है, वो नहीं हो पा रही। उसके पीछे की वजह ये है कि केंद्र सरकार ने नीट पीजी में एडमिशन के लिए EWS और OBC के लिए 27% और 10% आरक्षण देने की बात की गई थी। उसके लिए क्राइटेरिया 8 लाख का बनाया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इस 8 लाख के क्राइटेरिया का आपका पर्पस क्या है, आपने किस आधार पे इसको बनाया हुआ है। इसके लिए केंद्र ने कहा था कि हम इस पर फिर से विचार करेंगे और केंद्र इस पर विचार कर रहा है। इस हफ्ते तक हम संभवतः उसमें रिपोर्ट भी सबमिट कर दी जाएगी। अब इस रिपोर्ट के सबमिट करने के बाद नीट काउंसलिंग जो है पीजी कोर्स के लिए वो शुरू हो पाएगी। अब याचिका की अगर बात की जाए तो इस याचिका में यही कहा गया है कि 6 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो ऐसा किया जाए कि इस मामले में 6 तारीख का इंतजार किए बिना, बिल्कुल 6 तारीख का इंतजार करना होगा विवेक। उसके बाद जो है पता चलेगा कि याचिका पर क्या कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक में ग्राहक द्वारा जमा किया गया पैसा बैंक के पास ट्रस्टी के रूप में नहीं होता, बल्कि ये बैंकर के फंड का एक हिस्सा बन जाता है, जो एक ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व के तहत होता है, जो कि ब्याज की सहमत दर के साथ मांग पर होता है। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली ने एक पूर्व बैंक प्रबंधन की अपील पर फैसला करते हुए ये टिप्पणी की है, जिसे आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और खातों की जालसाजी से संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। C विनय कुमार निशिता एजुकेशनल अकादमी के कोषाध्यक्ष थे। उन्होंने अकादमी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में श्री राम ग्रामीण बैंक निजामाबाद शाखा में 5 लाख की प्रारंभिक जमा राशि के साथ खोला गया था। अपीलकर्ता N राघवेंद्र आरोपी का जो साला था और बैंक का जो मैनेजर था। इसके अलावा अपीलकर्ता और A संध्या रानी यानी कि आरोपी नंबर 2 एक ही बैंक में क्लर्क कम कैशियर के रूप में काम किया करते थे। उन्होंने कथित रूप से बैंक में अपने संबंधित पदों का दुरुपयोग किया और अकादमी के खाते से 10 लाख रुपए तक की राशि निकालने की अनुमति देकर आरोपी संख्या 3 के साथ साजिश रची। इस तथ्य के बावजूद कि खाते में इस तरह की निकासी के लिए आवश्यक धन नहीं था, CBI ने मामला दर्ज किया और विशेष न्यायाधीश CBI ने जांच और आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अपीलकर्ता और सह आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया और PC एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले से व्यथित अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि
हाईकोर्ट ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने 2 एफडीआर को समय से पहले भुगतान के लिए बैंक प्रबंधन के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। हाईकोर्ट के खिलाफ अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैसले में पीठ ने आईपीसी की धारा 409, 420, 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया, लेकिन कहा गया कि एक बैंक अधिकारी के रूप में उसका आचरण अशोभनीय था। पीठ ने स्पष्ट किया कि बरी करने से वो बहाली का हकदार नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी और नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी के अलग अलग वेतनमान नहीं हो सकते। जिस क्षण किसी व्यक्ति को किसी विशेष पद पर नियुक्त किया जाता है, वो व्यक्ति वेतन का हकदार होता है, भले ही नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर ही क्यों ना हो। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर के फैसले के खिलाफ यूपी के एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जहां पर हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की रिट याचिका को राज्य के अधिकारियों को 8,000 से 13,500 रुपए वेतनमान भुगतान करने का निर्देश दिया था, जो विशेष कार्य अधिकारी के पद के लिए वेतनमान है। इधर बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस प्रकार प्रतिवादी को अधिसंख्य पद पर नियुक्त किया गया है और यहां तक कि अनुकंपा नियुक्ति पर विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उक्त पद को पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भरा जाना आवश्यक था। उपयुक्त सबमिशन में कोई सार नहीं है। एक बार किसी व्यक्ति को किसी विशेष पद पर नियुक्त किया जाता है, शायद अनुकंपा के आधार पर उस व्यक्ति की उसी पद के वेतनमान के आधार पर होता है। पीठ ने आगे कहा कि राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी को विशेष कर्तव्य पर अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे लोक सेवा आयोग द्वारा भरना आवश्यक था। ये याचिकाकर्ता राज्य है जिसने प्रतिवादी को विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया है। इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि समान रूप से स्थित कर्मचारियों के मामले में समान लाभ प्रदान किया जाए। वहीं पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान एसएलपी में कोई सार नहीं है और वो खारिज करने योग्य है और तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई। पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को लागू करने के लिए राज्य को 2 सप्ताह का और समय दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कुछ आंदोलनकारी लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। उक्त स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन स्टूडेंट्स को डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जस्टिस GR स्वामीनाथन की खंडपीठ ने आगे कहा कि लॉ कॉलेज के सामने लॉ स्टूडेंट के इकट्ठा होने को गैर कानूनी सभा के रूप में नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अप्रैल 2016 को कुछ लॉ स्टूडेंट अभियुक्त अपने लॉ के कॉलेज के सामने इकट्ठा हुए। ये स्टूडेंट डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन पहले से मनाना चाहते थे, क्योंकि प्रासंगिक समय के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू थी, इसलिए शिकायतकर्ता ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर अभियुक्तों ने कथित तौर पर नारे लगाए और लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका। साथ ही उनके कार्य में बाधा उत्पन्न का आरोप लगाया कि आरोपियों ने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर भी तोड़ दी है, जिसके बाद आपराधिक मामला दर्ज किया गया। मामले में जांच की गई और एक अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई। उपरोक्त अपराधों का संज्ञान लिया गया, मामले को फाइल कर लिया गया, इसलिए इसे रद्द करने के लिए तत्काल आपराधिक मूल याचिका दायर की गई। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा कहा गया है कि आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। इसके अलावा मामले के तथ्यों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन पहले से ही मनाना चाहते हैं, क्योंकि अनुमति से इनकार कर दिया गया था, इसलिए वो उत्तेजित हो गए। अदालत ने इस व्यवहार पर विचार किया। छात्रों के हिस्से को आपराधिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रशासन से पूछा कि क्या वो महिलाओं से संबंधित योजनाओं और वन स्टॉप केंद्र के क्रियान्वयन से संतुष्ट हैं। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय ने सुधार लाने के संबंध में उनके सुझाव मांगे हैं, ताकि योजनाओं को स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सके और उन्हें निष्क्रिय न किया जा सके। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने सचिव राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण
चुनाव आयोग कश्मीर से ऐसी योजनाओं के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपना इनपुट प्रस्तुत करने के जवाब भी मांगा है। इधर न्यायालय अमन सत्य काचरू ट्रस्ट द्वारा अपने संस्थापक ट्रस्टी प्रोफेसर राजेंद्र काचरू के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जम्मू और कश्मीर में सभी महिला संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में केंद्र शासित प्रदेश को दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एसएलएस के अध्यक्ष की अध्यक्षता की एक समिति के गठन की मांग की गई थी। जनहित याचिका विशेष रूप से महिलाओं के लिए WHL और USC योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए दायर की गई है और याचिका में महिला एवं बाल विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग भी की गई कि इन योजनाओं को दिशा निर्देशों के उद्देश्य के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाए। इस पृष्ठभूमि में जनहित याचिका दायर की गई थी। क्या WHL और OAC की योजनाओं को दिशा निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है और क्या NGO को कुछ जिलों में योजनाओं को संचालित करने की अनुमति दी गई है, जो उक्त योजनाओं को चलाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को जमानत दे दी, जिस पर खुद को मुख्यमंत्री का अधिकारी बताकर फिरौती के लिए फोन कॉल करने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने श्रीवास्तव को जमानत दी, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वो मई से जेल में है। इससे पहले आवेदक की जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट बरेली ने निरंतर सितंबर 2021 में खारिज कर दिया गया था और इसलिए वो हाईकोर्ट का रुख कर चुका है। आवेदक की ओर से ये तर्क दिया गया है कि उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसने मुख्यमंत्री के एक अधिकारी बनकर फोन नहीं किया। ये भी प्रस्तुत किया गया है कि मोबाइल फोन का खुलासा SIR आवेदक से संबंधित नहीं है और सूचना देने वाले से की गई जबरन वसूली की मांग के संबंध में आवेदक को जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है। अंत में आवेदक के वकील ने आवेदक के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की और तर्क दिया कि इसका वर्तमान मामले पर कोई असर नहीं पड़ता। ये देखते हुए कि AGA रिकॉर्ड से प्रस्तुतियों पर संतोषजनक रूप से विवाद नहीं कर सकता, अदालत ने आवेदक के वकील की दलीलों में योग्य पाते हुए कहा कि आरोपी जमानत पाने का हकदार है। इसके साथ ही न्यायालय ने निर्देश दिया कि आवेदक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को अदालत की संतुष्टि के अनुसार एक निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि की 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सलमान उर्फ अरमान चौधरी नाम के एक शख्स को जमानत दी, जिसने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आपातकालीन सेवा नंबर पर कॉल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। कथित तौर पर जमानत आवेदक की कॉल कर रहा था और उनके सार्वजनिक बयानों के कारण वो उन्हें मारना चाहता था और जेल भी जाना चाहता था। मद्रास हाईकोर्ट ने 9 नवंबर से अदालत परिसर में अधिवक्ताओं और क्लर्कों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना के बाद अब केवल फिजिकल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया। अधिसूचना में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म पर सभी वर्चुअल सुनवाई 3 जनवरी 2022 यानी सोमवार से निलंबित रहेगी। अनिवार्य फिजिकल मोड 3 जनवरी से मद्रास की प्रिंसिपल सीट और मदुरै बेंच दोनों पर लागू होगा। 9 नवंबर की अधिसूचना ने हाइब्रिड मोड, वर्चुअल मोड, फिजिकल मोड के मामलों की सुनवाई की अनुमति दी थी। इस संशोधन के अलावा 9 नवंबर की अधिसूचना में जारी अन्य निर्देश मान्य होंगे। 9 नवंबर को अदालत ने कोविड-19 प्रोटोकॉल मानदंडों के सुरक्षा उपायों के तहत सभी प्रवेश द्वारों से अधिवक्ताओं और क्लर्कों के प्रवेश की अनुमति दी थी। वहीं उपस्थित होने वाले पक्षकारों के लिए मौजूदा प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अदालत द्वारा विशेष रूप से किसी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता न हो। बार एसोसिएशन और एसोसिएशन पुस्तकालयों को कोविड-19 प्रोटोकॉल मानदंडों के पालन में अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए खोलने की अनुमति दी गई।
हाई कोर्ट में कैंटीनों को भी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के तहत खोलने की अनुमति दी गई है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक कुशल और समयबद्ध तरीके से गैर कार्बन ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए त्रिपुरा राज्य के लिए एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस एस सी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश सुदीपा नाथ द्वारा दायर जनहित याचिका PIL याचिका पर दिया। सुदीपा नाथ ने अपनी याचिका में प्रार्थनाएं की हैं। त्रिपुरा राज्य को एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति तैयार करने का निर्देश ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि गैर कार्बन ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य कुशल और समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सकेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना को अपनाना आगे प्रतिवादी नंबर 5 के लिए एक निर्देश मांगा गया है। नंबर 3 लंदन टैक्सी मॉडल टिक्स वाहन के प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा हाइब्रिड वाहन के रूप में किए गए प्रमाणीकरण को रद्द करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान को निर्देश दिए जाने की मांग की है। कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि कार्बन आधारित परिवहन प्रणाली के लिए वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत संघ द्वारा प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और अन्य समेत विभिन्न राज्यों के ईवी नीतियों में सब्सिडी समेत विभिन्न प्रोत्साहन की पेशकश की जा रही है। इन राज्यों ने रोड टैक्स पर पंजीकरण शुल्क से भी छूट दी है और विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा भी की गई है। चलिए कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.